तो हैदरी साहब 12 मार्च के बाद भी ये आपके चेयरमैन होंगे? 12 मार्च के बाद हमने इनको दावत दी है और व्यक्ति बन जाए, उनके लिए भी फायदा है और सबके लिए फायदा है। मतलब हुकूमत बाज़ाब्ता ऑफर कर रही है सबसे वैसे हम मिलने आए। एक बैटल उन्होंने जीती है, वो भी गलत तरीके से जीती है। हमने आज सुप्रीम कोर्ट में हमारे मैंने उन्होंने वो भी किया, दायर भी किया एप्लीकेशन यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ। ये बातें ये हो रही हैं कि जी उनके 51 लोग हैं और हमारे 48 लोग हैं। देखें आप इसको ये देखें कि इसमें कई लोग इंडिपेंडेंट हैं। जो PMLN के जो लोग मुंतखब हुए थे सेनेट में पिछली दफा, उसमें से आप जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इनका स्टेटस मालूम करें कि ये आया पार्टी से एफिलिएटेड है या इंडिपेंडेंट है। ये आपके पास लिस्ट है। इनमें से कई जो है तो इंडिपेंडेंट हैं और हम यही समझते हैं। देखिए मुकाबला है, हमने अगर शिकस्त देनी है इन फोर्सेस को, इन तारीख फोर्सेस को, हम पूरा जोर लगाएंगे और इंशाअल्लाह मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये इलेक्शन जो है तो सादिक संजरानी जीतेंगे और जरूर जीतेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, शकीर अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बढ़ते हैं पहले बड़े सवाल की तरफ। सेनेट इलेक्शन के बाद अब तमाम नजरें चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर मरकूज हैं। 12 मार्च को नाजरीन चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान सख्त मुकाबला होने जा रहा है। इसके लिए दोनों जानिब से सियासी राब्तों और जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। आज पीपल्स पार्टी के वफ्द ने MQM से मुलाकात की है और एक बार फिर इत्तेहाद की पेशकश कर दी है। गवर्नमेंट ने भी ऑपोजिशन सेनेटर से राब्ते शुरू कर दिए हैं और ये दावा किया जा रहा है कि PDM के साथ सेनेटर्स ने सादिक संजरानी को हिमायत की यकीन दहानी करा दी है। आज सादिक संजरानी साहब और JUIFA के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी के दरमियान भी मुलाकात हुई है, जिसमें अब्दुल गफूर हैदरी को गवर्नमेंट की तरफ से डिप्टी चेयरमैन बनाने की पेशकश की गई है। ताहम बाद में अब्दुल गफूर हैदरी ने हुकूमती ऑफर्स की तरदीद कर दी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने PTI की यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि अली गिलानी की वीडियो में पैसों और टिकट का कोई जिक्र नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन में बिकने वाले 16 अफराद को भी फ्रीक बनाने की नई दरख्वास्त दायर करने की हिदायत की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर दी है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल ये है कि जिस तरह की कोशिशें की जा रही हैं सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, सादिक संजरानी की जीत के लिए आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की हिकमत अमली कामयाब साबित होगी? देखिए, इसमें दुआ बात यह है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन है और क्योंकि सादिक संजरानी जो हैं कि पिछले 3 साल से चेयरमैन हैं, तो इनका एक तो असर रसूख भी वहाँ पर होगा ज़रूर, आई एम श्योर। और सेकंड ये है कि जो एलाइड पार्टीज होती हैं उनको ब्रेक करना आसान होता है बजाय इसकी जो मेन पार्टी जो आपकी पोलिटिकल पार्टीज होती हैं। इनको बताओ मुझे। अब देखना ये है कि किस तरीके से अपनी कैंपेन चल रहे हैं, वो भी तो बहुत स्पीड पे जा रहे हैं। और जहाँ तक उन्होंने अब्दुल गफूर हैदरी साहब को भी एक डिप्टी सेनेट की चेयरमैन की एक स्पीड ऑफर की और उसमें बड़ी कैलकुलेट मूव थी। अगर वो इसको मान जाते, जो कि मौलाना फजलुर रहमान डेफिनेटली चाहते हैं कि उनको डिप्टी चेयरमैन की सीट मिले, क्योंकि इससे PDM का जोर खत्म हो जाना था। PDM की सीट पावर खत्म हो जाती, मौलाना फजलुर रहमान न्यूट्रलाइज हो जाते और इससे हो जाती। बट आई एम श्योर कि ये किसी हालत में भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा उनको, और क्योंकि उनको पहले से उधर से ऑफर हो गई, उन पर 4-5 सीटें भी ज़्यादा हैं। लेकिन ज़्यादा डिपेंड करता है कि देखें इस वक्त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान क्या रोल अदा कर रहा है, कितना उन्होंने ल्यूकवार्म रोल पहले अदा किया है। चाहे वो डस्का का इलेक्शन ले लें आप, उसके बाद इसके ऊपर इतनी ज़्यादा शोर मचा, वीडियोस आ गई, कोई सोमो टाइप रिएक्शन नहीं हुआ। अभी लिया भी है तो आगे से 100 ऑब्जर्वेशन लगा रहे हैं, साथ उन्होंने ये भी रिजेक्ट कर दिया कि नोटिफिकेशन में डिले नहीं होगा। मुझे तो इलेक्शन कमीशन का ऑनेस्टली ये लगता है कि नाउ PDM बिलोंग्स टू 12 पार्टीज, 11 वो पार्टी ना, एक पार्टी जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है। अनलेस दे शो द न्यूट्रलिटी, दे हैव टू बी विजिबल। अपनी उनको साख लाने की जरूरत है। हुकूमत जाहिर चाहती है कि कौमी अदारे हैं और उसको मजबूत किया जाए, ये सोचने की बात है। बट अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ इलेक्शन। इसमें आई फील कि ये बहुत नेक टू नेक होगा
यू नेवर नो कि कौन सी पार्टी जीती है, ग्रुप जीता है, चाहे वैसे गवर्नमेंट की या साहब, ऑन अ लाइटर नोट, आपने जब यूसुफ रजा गिलानी के लिए सेनेटर की हम बात करें तो बड़े वाज़े अंदाज में कहा था कि यूसुफ रजा गिलानी जीत जाएंगे सुबह, उसके बाद आप आज शो में आए हैं, तो अब आपको क्या लग रहा है कि सादिक सिंजरानी, जैसे आप कह रहे हैं बड़ा टफ नेक टू नेक मुकाबला होने जा रहा है, तो अब किसका पलड़ा भारी है? बस देखिए, मेरी जो अपनी गट फीलिंग है ना, नॉट ऑफ कोर्स आई डू नॉट नो एनीथिंग, बट मुझे शक है कि सादिक सिंजरानी इज गोइंग टू बी अ चेयरमैन अगेन, इसलिए कि वो उनके पास इस वक्त जो दूसरी पार्टीज हैं, सादिक सिंजरानी ने बड़ा अच्छा सबसे मिलाप रखा हुआ है और ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब जो वो कर रहे हैं। मेरी गट फीलिंग ये है कि हो सकता है कि वो इस सफा जो है वो इनको पीडीएम को सरप्राइज करें और जीत जाएं, बट लेट्स सी, इलेक्शन डे का कुछ पता नहीं होता कि क्या फाइनल। जी आयाज साहब, ब्रिगेडियर साहब ने शक का इजहार किया कि शायद वो जीत जाएं, तो मुझे यकीन हो गया कि वो जीत जाएंगे। इनके शक को यकीन में बदलते हुए देर नहीं लगेगी। अच्छा, मेरी पता नहीं क्यों गट फीलिंग है कि अब्दुल गफूर हैदरी डिप्टी चेयरमैन सेनेट हो जाएंगे, कुछ इधर से भी होंगे तो उधर से ही पीडीएम की तरफ से। मुझे भी शक ही है, यकीन वाली बात तो ब्रिगेडियर साहब के शक पे मैंने यकीन का जरूर इजहार किया है, लेकिन मेरी दूसरी बात को शक के जुमरे में ही रखिएगा। ठीक, अच्छा, बिल्कुल मुज़ाकरात जारी हैं, बातचीत जारी है, एएनपी से भी रब्ता किया गवर्नमेंट ने, तो इसी तरह पीडीएम वाले भी रब्ते कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे। एमकेएम से दूसरी बार रब्ता हो गया, वेरी गुड, और उनको बताया भी गया कि भाई आपके काम तो हमने करने हैं, फाक तो क्या मदद कर सकता है आपकी, तो इसलिए आपको हमारे साथ, तो माजी में होता भी यही रहा है कि एमकेएम वाले चूँकि गवर्नमेंट के साथ रहते रहे तो उनके काम भी हो जाया करते थे, और जब आप फेडरल गवर्नमेंट कुछ और है और यहाँ कुछ और है तो फिर ज़ाहिर है बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं, और जो इस वक्त नज़र भी आ रहे हैं। हिकमत अमली दोनों की ठीक है, दोनों ठीक जा रहे हैं। लोग इस शुबे का इजहार कर रहे थे कि शायद यहाँ से इलेक्शन कमीशन से, देखिए इलेक्शन कमीशन के सिर्फ एक एक्शन पे मुझे एतराज़ हुआ है इस थ्रू आउट ये, जब से ये मामला डस्के के इलेक्शन के बाद जो एक प्रेस रिलीज या बयान जारी किया गया था, वो नहीं करना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर के जवाब में नोटिस कर देते प्राइम मिनिस्टर को कि जी आपने गलत बात की है, वो भी मेरे लिए काबिल कबूल होता। वहाँ आप पार्टी बने, वो आपको नहीं बनना चाहिए था। आज जो बात इलेक्शन कमीशन ने की है कि उसमें वीडियो में तो वाकई ना कोई पैसों का जिक्र है, ना कोई यूसुफ रजा गिलानी को वोट देने की कोई बात हो रही है, वो तो वोट मुस्तरद करने की बात हो रही है कि आप इसको वोट को ज़ाया कैसे करना है। अगर वो जुर्म है तो बिल्कुल उस पर तो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन करता, लेकिन ये जितनी गवर्नमेंट ने तवक्कुआत लगा ली थी मेरे ख्याल वो गलत थी। मुझे इलेक्शन कमीशन का ये फैसला ठीक लगता है। बाकी मैं चेयरमैन के बारे में पहले भी कह चुके हैं, इस चेयरमैन के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। जी आमिर साहब, आपको क्या लगता है सादिक सिंजरानी की जीत के लिए गवर्नमेंट की हिकमत अमली जो इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं वो कामयाब होंगी या नहीं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। उसके जवाब के तरीक़ाकार पे हर शख्स को आज़ादी है कि वो अपनी राय दे कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन जवाब क्यों ना दें? क्या सारे सुमन बुकमन हो जाएं? वो भी एक आइनी इदारा है जो एग्जेक्टिव को और अदलिया को जवाब दे नहीं है, इसी आइन के तहत जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट बनी है और पार्लियामेंट बनी है। पार्लियामेंट ने फिर सुप्रीम कोर्ट भी बनाई हुई है और पार्लियामेंट ने ही इलेक्शन कमीशन बनाया है। हमें आदत बनानी चाहिए कि अगर कोई इदारा जिसको 18वीं तरमीम के तहत मंशा दी गई कि वो किसी एक शख्स के अंगूठे के नीचे, यानी पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेला फैसला करता था, अब उसके साथ चारों सूबों के मेंबर्स हैं और वो 3-2, 4-1, 3-2 के हिसाब से फैसला कर सकते हैं। इज्तिमाई बसीरत है उसके अंदर, और ये अच्छी रवायत होगी कि वो मुसलसल आ रहे हैं और उनको मुकाबला अगर करना पड़ रहा है इसकी फ़िज़ा में कि जब जिसका दिल करता है वज़ीर आज़म हो, वफाकी वज़ीर हो, वो उनको सुना दें और वो चुप करके बैठे रहें। नहीं, ये कुछ लोगों को आदत बनानी होगी और कुछ लोगों को आदत बदलनी होगी कि आइनी इदारा अगर अपना रोल प्ले कर रहा है तो उन्होंने आज भी किया। उन्होंने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त भी वापस की कि ठीक करके लाएँ, उन्होंने पीटीआई की दरख्वास्त भी वापस की। अब आ जाए आप इलेक्शन की तरफ कि जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है। अगर वज़ीर आज़म की काबीना से खिताब आज का और वज़ीर आज़म का कौम से खिताब, वज़ीर आज़म का एतमाद के वोट के बाद खिताब देख लें तो इखलाकी तौर पे तो इनको ये इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए। चेयरमैन सेनेट का कह देना चाहिए था जी, चूँकि हमने बिल्कुल रिसेंटली ये अपनाया असूल, पुराने असूलों को छोड़ के
कि ना आर्स ट्रेडिंग होगी, ना अक्सरियत के ख़िलाफ़ जाएंगे, तो जो पीडीएम कैंडिडेट लाएगी हम मान लेंगे, तो बात अखलाक की हो जाती। या वो कहते हैं कि अब हम फिर ओपन करने के लिए जा रहे हैं और इस इलेक्शन को भी ओपन करा दें, ना वो कर रहे हैं, वो हर घर वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। अगर गिलानी साहब का बेटा, जिसको पीटीआई के एमएनए अब स्ट्रिंग ऑपरेशन कह रहे हैं, वो वोट मांगता है या उससे कोई पूछता है या ख़राब करता है, तो ये जो जाम कमाल साहब वज़ीर आला जहाज़ लेके फिर रहे हैं एक कैंडिडेट के लिए, सिंध में भी जा रहे हैं और यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो वो ज़ाती हैसियत में क्यों नहीं जाते? उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप अपनी जमात के सेनेट के चेयरमैन के उम्मीदवार के लिए जहाज़ चारों सूबों में कैसे उड़ा रहे हैं। ये नैब का केस है कि आप अगर ज़ाती हैसियत में पार्टी के सरबराह के तौर पर मूव कर रहे हैं तो अपना जहाज़ कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह हिज़्ब इख्तिलाफ जब जा रही है वोट मांगने के लिए, वो चौधरी परवेज़ इलाही के पास चले गए। अब बात यह है वहां पे भी डबल आ रही है। मुन्नस इलाही ने एक ट्वीट में तरदीद किया कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, और फिरदौस आशिक अवान ने कुछ और बात की। अब जब आप लोगों के तर्जुमान घर बैठे हुए दूसरों के घरों की तर्जुमानी करें और फिर मुन्नस इलाही को वजाहत करनी पड़े, तो फिर फिरदौस आशिक को सोचना चाहिए कि वो कहाँ खड़ी हैं और क्यों वो इधर उधर से टामक टोइयाँ मार रही हैं। उनको चाहिए वो जिस वज़ीर आला की स्पेशल असिस्टेंट हैं उसके लिए कुछ करने की कोशिश करें और अपना काम करें। वो जनाब उठ के इस्लामाबाद में आ गए, इस्लामाबाद में पहले ही 50 वज़ीर इसी काम के लिए बैठे हुए हैं, और अभी अली ज़फ़र साहब का एक बड़े वज़ीर से मुकाबले का आ रहा है कि वो उनका पोर्टफोलियो लेने जा रहे हैं। लेकिन मैं ला मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। जो यूसुफ रज़ा गिलानी की हिकमत अमली है और जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, तो यूसुफ रज़ा गिलानी ही नए चेयरमैन होंगे। और कमाल का यू टर्न है आज हुकूमत का, जब परवेज़ खटक साफ़ियों से कहते हैं कि हमने मौलाना फजलुर रहमान के दस्ते रास्त गफूर हैदरी साहब को ऑफ़र कर दी। अब इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का 2 नंबर 3 शख्स, डीजल चोर, करप्ट, उसके आदमी को डिप्टी चेयरमैनशिप आप कैसे ऑफर करते हैं? यार कोई इखलाकी तौर पे हद भी होनी चाहिए ना कहीं पे किसी बंदे की, कि आपकी अभी तकरीरों की आवाज़ ख़त्म ही नहीं हुई गूंज, और आपने मौलाना फजलुर रहमान के बंदे को ऑफर कर दी। ठीक जी, देखिए ना, उन्होंने एक वादा पूरा कर दिया, अरबपतियों को टिकट नहीं दिया लेकिन शामिल कर लिया उन्होंने पीटीआई में अब्दुल कादिर साहब। ये भी तो आप देखें ना, कमाल है। हाँ, वो 70 करोड़ का कैंडिडेट आ गया। हाँ, तो वो उन्होंने टिकट नहीं दिया था, टिकट वापस ले लिया था। ये एक स्ट्रेटेजी है ना। जी फैसल हुसैन साहब, इमरान खान का बड़ा फन है ना कि शामिल कर लिया। देखिए ये अपना हमारे जो हारिस भाई का जो शक है ना कि स्मार्ट मूव, हमारे जो हारिस भाई का जी फैसल साहब कह रहा था कि हमारे जी वो हमारे हारिस भाई का जो शक है ना कि वो संजानी साहब जो है वो चेयरमैन बन जाएंगे, इस शक की जो बुनियाद है ना, इनका यकीन है कि हुकूमत में इतनी कैपेसिटी है कि वो हार्स ट्रेडिंग कर सकती है। उस बुनियाद पे ये इन्होंने अपना जो है वो शक जो है कायम किया। लेकिन जितनी इखलाकियात का जनाजा जो इस इलेक्शन में सेनेट में निकला है, तो अल्लाह ही माफ़ करे। और ख़ास तौर पे ये जो 2 काम हुए, अब अली गिलानी को इस बुनियाद पे सपोर्ट करना कि उन्होंने वोट नहीं मांगा था या पैसे की ऑफ़र नहीं की थी, मतलब वोट कैंसिल करना जो जमहूरी असूल है उसकी इखलाकियात में ये इंतहाई कराहियत वाला काम है कि आप जो है किस तरह जो है वोट। फैसल भाई, अब तो दुनिया में बैलेट पेपर के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, एक ऑप्शन दे दिया गया है कि आप कैंसिल भी कर सकते हैं। 5 वोट कैंसिल हुए एग्जैक्ट। आप मुझे बात करने देना बैलेट पेपर की, मैं बता रहा हूँ ना। ठीक है, आप करें फैसल। ये बैलेट नहीं आमिर भाई, बैलेट पेपर में ये भी लिखा हुआ आ रहा है कि एक सूबाई वजीर से बात करवानी है और उसने बोला है 5 करोड़ रुपए तो तुम कैश में ले लो, बाकी मैं जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की फाइलें करवा के जो है 5 करोड़ रुपए मजीद एडजस्ट करवा दूंगा। ये भी बैलेट पेपर में लिखा हुआ आ रहा है, जरा इसका भी बताएं पहले आमिर भाई। आपने कैंसिलेशन की थी, ये सिंध का इशू है, आप जाने, हमने मरकज की बात कर दी। सही, चलें फैसल साहब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट कीजिएगा। जी देखिए ये हुकूमत को, अब हुकूमत की तरफ आ जाए। सेनेट का इलेक्शन तो इनको चाहिए हाथ उठा के, लेकिन चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन इनको चाहिए खुफिया राय शुमारी से। क्यों चाहिए आपको? क्योंकि वहाँ पे आप जो है आपकी मैनेजमेंट हाथ उठा के होनी थी, यहाँ आपकी मैनेजमेंट जो है खुफिया राय शुमारी से होनी है। इखलाकियात का तो कोई इशू नहीं है। फिर जैसे अभी आमिर भाई कह रहे थे, कौन सा दुनिया का एक ऐसा इल्ज़ाम है जिन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर नहीं लगाया? कोई इल्ज़ाम नहीं छोड़ा। यहाँ तक बोला कि ये पहली असम्बली है जो बगैर डीजल के चल रही है। उन्हीं के आपने जो है मुतमिद खास को जो है वो डिप्टी चेयरमैन की जो है वो ऑफर करने पहुँच गए। इमरान इस वक्त अगर जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब का तो इशू ये था कि लोगों ने तो उनको उनके जो उनकी
वो मिजाज के मुताबिक और उनके जराइम के साथ कबूल किया था। इमरान खान को तो जो है वो एक सच्चाई का एक देवता बना के इस मुल्क के अंदर जो पेश किया गया था ना, तो जितना इखलाकियात का जनाजा इमरान खान साहब ने इस मुल्क के अंदर निकाला है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। लेकिन नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को भी उन्होंने जो है इस मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया। मतलब ये मुकाबला भी करना चाहें तो दोनों शायद उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जी शकील अंजुम साहब, देखिए दुआ, आपका सवाल है कि किसकी कैंपेन बेहतर जा रही है। अगर आदाद व शुमार को देखा जाए तो फिर हुकूमत के पास तो कोई जवाब नहीं है। जिस किस्म के वो बयानात देते रहे, वज़ीर आज़म साहब तकारीर करते रहे और जो हाई मॉरल ग्राउंड्स उन्होंने ली इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार में आने के बाद, और अभी तक भी आज की जो खिताब था उनका वो भी उन्हीं इखलाकियात पर था और उन्होंने जरदारी और नवाज शरीफ को चोर करार दिया। और उसके बावजूद जब उन्हें पता है कि हार्स ट्रेडिंग के बगैर उनका उम्मीदवार नहीं जीत सकता, इसके बावजूद न सिर्फ उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है बल्कि उसके लिए इंतखाबी कैंपेन भी बड़े ज़ोर शोर से जारी है। न सिर्फ जारी है बल्कि जोड़ तोड़ भी कर रहे हैं। और आप ये देखें कि उन्होंने मौलाना गफूर हैदरी को जो है वो ऑफ़र कर दिए कि आप हमारे बन जाएं डिप्टी चेयरमैन। इससे लगता है कि हुकूमत को शायद ये पता है कि वो जीत की पोजीशन में नहीं है। अगर उसे ये पता होता कि उसके नंबर पूरे हैं या वो लोगों को तोड़ लेगी या हार्स ट्रेडिंग कर लेगी, तो शायद वो कभी भी गफूर हैदरी साहब को जो है वो ऑफ़र ना करते, क्योंकि उन्हें ये पता है कि इमरान खान साहब के शायद ही नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी इतने हार्डलाइनर मुखालिफ हों जितने मौलाना फजलुर रहमान है। और जितना स्टैंस मौलाना फजलुर रहमान का है और पीडीएम को बनाने के हवाले से, लॉन्ग मार्च करने के हवाले से, हुकूमत के खिलाफ जितनी भी मुखालिफ तहरीक चल रही है या लोगों को इकट्ठा किया है, तो उसमें अगर सबसे नंबर 1 नाम लिया जाए तो वो मौलाना फजलुर रहमान का है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी पार्टी के और उनके मोतमद ख़ास को जो है हुकूमत ये ऑफ़र दे रही है कि आप हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ लें। रहा सवाल अपोजिशन का या पीडीएम का, पीडीएम भी बेहतरीन तरीके से अपनी कैंपेन चला रही है। और ख़बर यह है कि आज जो मुलाकात हुई है एमकेएम की और पीपल्स पार्टी के वफद की, तो उसमें कुछ ब्रेक थ्रू हुआ है और एमकेएम ने जो रिजर्वेशन उनकी हैं, जो उनके मुतालबात हैं कराची के हवाले से, ख़ास तौर पर कराची पैकेज, बल्दियात के हवाले से, नौकरियों के हवाले से और दीगर जो इश्यूज़ हैं, अगर पीपल्स पार्टी उनको एड्रेस करती है तो कभी इम्कान है कि एमकेएम जो है वो हुकूमत को छोड़कर सेनेट के इलेक्शन में जो है वो पीडीएम के उम्मीदवारों को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए उन्हें कोई मजबूत गारंटी चाहिए, एश्योरेंस चाहिए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी पर उनका एतबार नहीं है। अगर उन्हें कोई एश्योरेंस और गारंटी मिल जाती है तो शायद फिर आप देखेंगे कि एमकेएम कल राब्ता कमेटी का इजलास है और उसके बाद कोई फैसला करेगी और वो भी सरप्राइज ही होगा। चलें जी इलियास साहब। देखिए जी, इसमें जो आ गई है सेनेट के इंतखाबात के चेयरमैन के लिए, इसमें नंबर गेम चाहिए। पीडीएम के जो अरकान हैं, जो मेंबरान हैं, जो इत्तेहादी हैं, वो तो सारे कोशिश में लगे हुए हैं। इसके देख लें बिलावल भुट्टो इसके लिए सरगर्म है, वो सबसे मुलाकात करें, बल्कि जो हुकूमती अरकान हैं उनसे भी मुलाकातें की जा रही हैं, तो ताकि इसको लिए। और यूसुफ रज़ा गिलानी जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि उनका माजी जो गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके सबसे ज़ाती राब्ते भी हैं, तो उस वजह से वोट लेने में ना जो कि काफ़ी मजबूत साबित हो सकते हैं। संजरानी साहब का अपना है, लेकिन जो यूसुफ रज़ा गिलानी इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो ये नंबर गेम पूरे करने के लिए ये तो लगे हुए हैं। देखें आप गवर्नमेंट की जान से भी जो आज जो खटक साहब ने उनको जब ऑफ़र वगैरह की है अब्दुल गफूर हैदरी साहब, जाहिर है कोई ना कोई इस तरह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने इनकार किया है, इस बारे में तरदीद की है कि जी मैं नहीं जा। लेकिन बहरहाल ये इसके लिए काफ़ी इनको मेहनत करनी पड़ेगी आपस में एक दूसरे को। और गवर्नमेंट के लिए ये बड़ी जीत के लिए बहुत बड़ा टारगेट है कि जी हम सेनेट का चेयरमैन हमारा हो इस दफ़ा भी। तो इसके लिए गवर्नमेंट बड़ी एफ़र्ट कर रही है। और गवर्नमेंट अगर एफ़र्ट नहीं करती तो फिर जो आगे जो इसके बाद जो सेनेट के इलेक्शन के बाद जो पंजाब में जो मूव चलने जा रही है वो भी सूरत हाल इसी तरह है कि उसमें अगर ये उसमें भी नंबर गेम्स का सारा इशू चल पड़ेगा। और ये बड़े गवर्नमेंट के लिए अगले दिन आने वाले जो दिन हैं वो काफ़ी टफ हैं। फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च है। इसी जो सूरत हाल है, गवर्नमेंट को हर तरफ एक यानी टारगेट नज़र आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को हर टारगेट को जो जैसे अचीव करना है, तो ये सेनेट का जो है एक इम्तिहान इनके लिए बहुत अहम है कि इसके लिए अगर आता है तो डिप्टी चेयरमैन अगर उनके आ जाते हैं तो चेयरमैन सेनेट इनके आ जाते हैं, तो इसके लिए ये आपस में देखिए इस्लामाबाद में इस टाइम मैदान लगा हुआ, बल्कि पूरे
इधर देख लें, इधर भी आके नून लीग से भी मुलाकात करके गए, इधर आके चौधरियों से भी मुलाकात की है, तो वो वोट हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं बिल्कुल अपनी तरफ लगे हुए हैं। बिलावल भी लगे हुए हैं इसके लिए, मरीम नवाज साहिबा भी लगी हुई हैं। तो ये बल्कि अब मौलाना फजलुर रहमान साहब बयानात दे रहे हैं ताकि वो किसी न किसी तरह तोड़ने के लिए कोशिश लगे। सबसे बड़ी जो बात है, जरदारी साहब ने कहा था कि ये हम सीट खुद लेंगे, तो उसके बाद देखिएगा, पहले भी उन्होंने दावा किया था तो अब भी दावा किया। बिल्कुल जी, सियासी राब्ते और जोड़ तोड़ तरफ से जारी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी जारी हैं और ऑपोजिशन यानी पीडीएम की तरफ से भी जारी हैं। अब चंद दिनों में ही अंदाज़ा हो जाएगा किसकी हिकमत अमली कारगर साबित होती है और किसकी नहीं। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। मुल्क में महंगाई रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई है। हम सवाल रखेंगे, महंगाई गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर क्यों है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। चोरी का पैसा वो 7,000 अरब डॉलर है। ये कैसे पैसा ट्रांसफ़र होता है? जो ये गरीब मुल्कों के नवाज शरीफ और जरदारी हैं, तो वो जब वो मुल्क से पैसा बाहर भेजते हैं, वो सारे इदारों को पहले वो कमज़ोर करते हैं। प्रोजेक्ट्स ऐसे लेके आते हैं कि उनमें बड़ी किकबैक्स होती है और वो किकबैक सारी बाहर ले जाते हैं, लोगों को मकरूज कर देते हैं, अवाम कर्जे में चली जाती है। वो कर्जे की कीमत अवाम महंगाई के ज़रिए फिर वो अदा करती है कि ये फिर उस करप्शन को एक्सेप्टेबल बनाते हैं। माशरे हर इदारों में लोगों को ख़रीदते हैं। फिर ऐसे फ्रेजेस आ जाते हैं कि जी अगर खाता है तो लगाता भी है, और या एक जरदारी सब पे भारी कि एक आदमी करप्शन के पैसे से लोगों को खरीदता है, उसको बड़ा सियासी बसीरत के ऊपर वो चला जाता है। यानी करप्शन को जो सबसे बड़ा डैमेज होता है, करप्शन को एक्सेप्टेबल करवा दिया जाता है। और जब मुल्क की मोरालिटी ख़त्म होती है तो वो मुल्क इंसाफ नहीं कर सकता। ताकतवर को एनआरओज दे देते हैं और डील्स कर देते हैं, सिर्फ गरीब लोग जेलों में जाते हैं और एक्चुअली एक कौम तब तबाह होती है। नाज़रीन, महंगाई पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला बन चुकी है। रमज़ान मुबारक से एक माह पहले ही महंगाई ने नए रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुर्गी, अंडे, दूध और घी समेत कई अशिया ज़रूरिया आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी 500 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है, जबकि चीनी की फ़ी किलो कीमत भी 100 रुपये से तजावज़ कर गई है। सब्जियों और फलों की कीमतें भी मुसलसल बढ़ रही हैं। इदारा शुमारियात ने भी महंगाई का एतराफ़ कर दिया है और ये कहा है कि गुज़श्ता 22 हफ्ते खाने पीने की चीज़ों की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। महंगाई के बढ़ते तूफान को रोकने के लिए गवर्नमेंट और ज़राए इंतजामिया मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने महंगाई के खिलाफ ऐलान जहाद कर रखा है और तसलसल के साथ महंगाई का नोटिस भी ले रहे हैं, लेकिन उसी तसलसल से महंगाई मजीद बढ़ जाती है। आज वफाकी काबीना में भी अहम फैसले सामने आए। स्टेट बैंक को मजीद खुद मुख्तार बनाने का फैसला किया गया, जिसके बाद स्टेट बैंक महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आज़ादाना फैसले करेगा। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, ये जो महंगाई की सूरत हाल है, जो मैंने अपने इंट्रो में बता भी दी, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर क्यों है ये? दुआ, पहले तो आप मेरी एक बात सुन लें और इसको याद रखें कि आपने घबराना नहीं है। और ये बाकी भी जो दोस्त हैं, इनके लिए भी मेरा यही पैगाम है कि आप किसी ने घबराना नहीं है। हाँ, अब आगे चलते हैं। महंगाई आप कह रहे हैं, नहीं यार, मतलब अभी घबराने की बात हो रही है, आप कब्र तक पहुंच गए यार। कुछ खुदा का खौफ किया करें यार, इस तरह ना किया करें, वो बाद में देखेंगे। अगली बात यही करने दी। नहीं, मैं नहीं करूंगा ये, मैं क्यों कब्र की बात करूंगा। अब ये तो ये भी गलतफहमी है कि वहाँ सुकून होना है, वहाँ हम जैसे लोगों के लिए सुकून नहीं होगा। अल्लाह ताला बचाएंगे। बात सिंपल ये है कि मैं तो पंजाब की बात करूंगा। मैं अभी आज सुबह मैं कुछ चीज़ें ग्रॉसरी करने गया हुआ था, तो वो स्टोर पे एक सेल्समैन मुझे कहता है यार अयाज साहब, पहली बार ये हुआ है कि गर्मियाँ आ गई और अंडे सस्ते नहीं हो रहे। यार ये अंडे भी नहीं सस्ते करते तो इन्होंने और क्या करना है। अब इमरान खान साहब के मुंह से मैं जब तारीफ़ें सुन रहा होता हूँ अपने प्यारे चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब की, और जब वो ये कहते हैं कि जी बेहतरीन गवर्नेंस है, तो मैं क्या करूँ। मेरे शहर में कूड़ा बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ था। आज इतना कूड़ा है कि कभी हम कराची में ये बात किया करते थे, इसको डिस्कस किया करते थे, और महंगाई की हालत तो मतलब वो, मेरे ख्याल में हम उस दौर में नवाज शरीफ साहब के दौर में भी ये बात किया करते थे कि शायद 2 वक्त की रोटी खाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। मुझे नहीं समझ आती कि अब लोग 1 वक्त की रोटी कैसे खाते होंगे, या खाते भी होंगे कि नहीं खाते होंगे। पानी पी के बेचारे रात वो सो जाते होंगे। इतने बुरे हालात, कोई एक चीज़ ये गवर्नमेंट क्रेडिट ले ले कि हाँ ये चीज़ हमने कंट्रोल कर ली है, देखें कितना ज़बरदस्त हो गया है। अब स्टेट बैंक महंगाई कंट्रोल करेगा, मेरे ख्याल को स्टेट बैंक के हाथ में डंडा आ जाएगा
और उसके बाद वो लेके निकलेंगे। मैं थोड़ी देर पहले एक चैनल पे कराची के देख रहा था, एक पैकेज देख रहा था कि वहाँ दुकानें बंद हो गई हैं चिकन की, क्योंकि अफोर्डेबल और ख़रीदना लोगों ने आधा कर दिया। ये कराची में फिर लोगों में इतना शौर है, हम तो लाहौरिये तो चीज़ महंगी हो जाए तो कहते हैं कि यार ये तो अब बचनी नहीं चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि एक आम आदमी, गरीब आदमी, वो हम बड़ा वो मजाक किया करते थे कि जी वो अगर दाल महंगी है तो वो खा लें, मुर्गी खा लें लोग। वो वाकई मुर्गी का गोश्त इतना सस्ता होता था कि वो कहना बनता था लोगों को कि जी आपसे दाल अफोर्ड नहीं हो रही तो मुर्गी खा लें। लेकिन अब इस दौर में क्या चीज़ ऐसी है जो आप कह सकते हैं दावे से कि हाँ जी फ़लाँ चीज़ अगर आप नहीं खा सकते, महंगी हो गई है तो ये चीज़ ले लें। खुदा का खौफ करें इमरान खान साहब, आपकी गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर्स आपके, कि आप सेनेट का चेयरमैन भी ले लें यार, सारा कुछ आप ले लें, लेकिन इस तरफ तो तवज्जो दे दें, बाकी सारा कुछ छोड़ दें। आपकी तकरीरें बहुत सुन ली हमने, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर करते हैं आप, रियासत मदीना भी बन जाएगी ये, लेकिन पहले ये गरीब का ख्याल तो कर लें, कोई इसको रोटी तो दे दें यार, बाकी तो सारी चीज़ें बाद में हैं, वो रोज़गार और हर चीज़, और रोटी तो सस्ती कर दें। बिल्कुल, अब खुदा के लिए, हाँ बिल्कुल, यही अब खुदा का खौफ खाना चाहिए गवर्नमेंट को। वैसे ये सबसे बेस्ट पॉइंट है आज का। आमिर इलियास राना साहब, वो आप एक रिदम में कह रही थी मुर्गी, अंडे और फलां फलां सस्ते नहीं हुए और महंगे हो गए। मैंने कहा शायद आप कट्टे भी बोलेंगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब यही बांट रहे थे ना 2.5 साल से, अब हो गए हैं 2.25 साल शुरू। और ब्रिगेडियर साहब की इतला के लिए कि इन्होंने जून तक का टाइम दिया है, तो जो इदाद-ओ-शुमार आपने ही सुनाए, इदारा शुमारियात के 22 हफ्ते और महंगाई होगी, यानी अगस्त के एंड तक की महंगाई की एडवांस मुबारक। नहीं 22 साहब सोच लें आमिर, 22 अशिया पिछले हफ्ते महंगी हुई और ठीक है। और नैब ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है, एक ना वो 5 करोड़ रुपए के जो महकमे नैब को हिसाबात नहीं दे रहे, उनके लिए स्पेशल विजिलेंस सेल की प्रेस रिलीज जारी हुई है। और मैं चेयरमैन नैब को मुबारकबाद दूंगा कि उनका काम आसान कर दिया है वज़ीर आज़म ने आज काबीना में, कि पेपरा रूल से ही इस्तिस्ना महकमों को दे दिया है कि जिसको चाहे ठेके दो, ना कोई पूछने वाला ना कोई टोकने वाला। और अब चेयरमैन नैब जब पूछेगा तो वो बताएंगे किस हैसियत से नोटिस लिया भाई, हमने तो लाई बदलने का फैसला कर लिया है, हम जिसको चाहेंगे ठेके देंगे, खामखा हमी। वो अब एक ठेकेदार है ना बाप पार्टी का भी और पीटीआई का मिलके, और पीटीआई के अंदर शामिल हो गया है, तो ये पैसे कहाँ से पूरे होने हैं? ये पेपरा रूल से होने हैं। और जाहिर है कि वो जो बिलावल भुट्टो का मजाक उड़ाते थे ना, जब बारिश ज़्यादा होती है तो पानी ज़्यादा होता है, तो वज़ीर आज़म तकरीर कर रहे थे तो वो फरमा रहे थे कि जब रुपया गिरता है तो महंगाई ज़्यादा होती है। तो भाई रुपया किसने गिराया? क्या एक्सपर्ट्स के मेज़बानों ने, मेहमानों ने गिराया, या वज़ीर आज़म साहब आपके रोशन ख्याल वज़रा ने, पहले हिस्से में असद उमर और बाद में हफीज़ शेख साहब? ये रुपया आपकी मंशा से गिरा। आप हमें जितनी मर्जी पॉलिसीज़ बताएं कि मईशत जो है ना शौकत अजीज़ की तरह, उसके इफेक्ट्स ट्रिकल डाउन हो रहे हैं और पता नहीं दूध शहद की नहरें बह गई हैं। आपने 20 अरब रुपए का करंट अकाउंट का खसारा सरप्लस कर दिया है ज़ीरो करने के बाद। मुझे ये बताएं कि आम आदमी की जेब से तो सारे पैसे निकाल लिए और महंगाई बढ़ती जा रही है और बढ़ती जानी है। सलमान शहबाज पाकिस्तान से फरार हो गया, हमजा शहबाज जेल में रहा। ये अंडे और मुर्गियां किसने महंगी की? क्योंकि पहले तो आप प्रोपेगेंडा करते थे कि ये बरादरान बेच रहे हैं, यही खा रहे हैं, और अब वो कौन से बरादरान हैं जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं कि ना गर्मी में ना सर्दी में रेट मुसलसल बढ़ता जा रहा है। और आज इजाज़त दी गई है कि जी गंदम, चीनी रमज़ान शरीफ में अवेलेबल नहीं होगी, लिहाजा बाहर से फिर मंगा लें। अपने किसान को सब्सिडी नहीं देनी, लेकिन बाहर के लोगों को माल पहुंचाना है, फ़ायदा देना है। भाई आप कौन सी इकॉनमी चला रहे हैं, किस मुल्क की चला रहे हैं? इसीलिए मैं कहता हूं, जिनको चोर डकैत कहते हुए आप डिप्टी चेयरमैन सेनेट की ऑफ़र कर रहे हैं, उनमें जरदारी और शहबाज शरीफ ने आपको मिसाक मईशत की ऑफ़र की है। मेहरबानी कर लें, ये आपकी समझ का काम नहीं है, इन्हीं में से किसी एक से ले लें। क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी इतनी पॉपुलर होती तो पीपल्स पार्टी दोबारा जीतती, कोई अच्छे रिजल्ट लेती, सीटें लाती। हफीज़ शेख उनके वज़ीर ख़जाना थे। तो इसहाक डार से लंदन में मशवरा कर लें। ऑफ द रिकॉर्ड तो आपके लोगों ने कई दफ़ा उनसे बात की है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड ले लें, शायद आप मईशत ठीक कर लें। क्योंकि ये कहानियाँ अब लोग नहीं सुनते, जो आप सौदा और चूरन बेच रहे हैं ना कि जी बस थोड़े दिन की बात है,
भाई 2.5 साल के ऊपर 1 महीना तो आपका गुजर चुका है। अब आप कब ये ऐसी चीज लाएंगे कि लोगों को यकीन आए? आज आपने 90 पैसे बिजली का रेट बढ़ाया है, 1 रुपया 90 पैसे या 2 रुपये आप बढ़ा चुके हैं, जिसके अब ये मजमूई तौर पे 3 रुपए का इफेक्ट आएगा पर यूनिट जो हमारे पास अब बिल आना है। जी जी। तो वो बिल फिर उसके अंदर जो 18-20 किस्म के टैक्सेस लग के आने हैं, तो फिर आप तैयार हो जाएं कि महंगाई किसको कहते हैं। सही जी। शकील अंजुम साहब, दुआ देखिए, मुझे ये लगता है कि हुकूमत की तरजीहात में महंगाई को कंट्रोल करना शामिल ही नहीं है, ना ही कोई हुकूमत का इस पे अदराक है और ना ये हुकूमत की तरजीह है। जब ये हुकूमत आई थी तो आप ये देखें कि इस हुकूमत जितना आइडियल माहौल शायद ही किसी हुकूमत को माजी में मिला हो, कि किसी किस्म का कोई मसला नहीं था मुल्क के अंदर। बिजली का मसला था पिछली हुकूमतों में, वो हल हो चुका था। दहशतगर्दी का मसला था, वो हल हो चुका था। फिर अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अपोजिशन जमातें असम्बली के फ्लोर पर हुकूमत को पेशकश करती थीं कि वो मिसाक मईशत करने के लिए तैयार हैं, हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। तमाम इदारे एक पेज पर थे। और फिर इस हुकूमत ने क्या किया आपके सामने है कि मुल्क के अंदर महंगाई का तूफ़ान है। ये कहते थे कि मुल्क से जो है मनी लॉन्ड्रिंग का 1 अरब रुपया रोज़ जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, हम आएंगे तो वो रोक देंगे। अगर ये 2.5 साल में वो 1 अरब रुपया रोक लेते तो मेरा ये ख्याल है कि मुल्क के तमाम कर्जे भी उतर जाने थे और मुल्क के अंदर फिर कोई पैसे का, डॉलर का कोई इशू नहीं होना चाहिए था। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल बरअक्स, क्योंकि हुकूमत ने जो पॉलिसीज़ बनाई, जो फैसले किए, जो इनकी तरजीहात हैं, उसमें आवाम शामिल नहीं है। इनका ये ख्याल है कि शायद जिस तरीके से इन्हें हुकूमत मिली है, आने वाले दिनों में भी शायद फिर दोबारा वैसा ही माहौल बने और शायद हुकूमत मिल जाए। लेकिन अब ऐसा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अवाम जो है वो इस वक्त महंगाई से तंग है। बिजली की सूरत हाल आपके सामने है, आए रोज़ बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है। हम एग्रीकल्चर मुल्क होने के बावजूद गंदम और चीनी जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, और चीनी का क्रशिंग सीज़न होने के बावजूद जो इस वक्त जारी है और ख़त्म होने के करीब है, इस वक्त चीनी की कीमत 105 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गई है। यही वज़ीर आज़म साहब थे और यही इनकी काबीना थी जब चीनी की कीमत कुछ कम हुई बाहर से चीनी आने के बाद। तो मेरे ख्याल पूरी जो हुकूमत की मशीनरी थी वो सिर्फ ट्वीट पर लगी हुई थी और ये कौम को खुशखबरी दे रहे थे कि हमने चीनी की कीमत कम कर दी है, जबकि असूलन चीनी की कीमत जो है वो 60 रुपये किलो होनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त 105 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। उसमें ज़र मुबादला का भी नुकसान है, हम बाहर दूसरे ममालिक को पेमेंट्स भी कर रहे हैं। यही हाल गंदम का है। अपने किसान को इन्होंने जो है वो 1800 रुपये की सब्सिडी नहीं दी, जबकि बाहर से 2200-2300 रुपये मन पर जो है ये गंदम मंगवा रहे हैं। बाहर के किसान फ़ायदा उठाएं, आपके मुल्क का किसान जो है वो फ़ायदा ना उठाए। जब मुल्क के किसान को इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो फिर यही हाल होगा कि वो बददिल होकर जो फसलें काश कर रहा है वो ख़त्म कर देगा। और फिर आप जो है सिर्फ ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मुल्क में महंगाई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर क्यों है कि वो महंगाई को कंट्रोल करे? गवर्नमेंट की आपको लगता है प्लानिंग दुरुस्त नहीं है, स्ट्रेटजी सही नहीं बना पा रहे, या गवर्नेंस का इशू है? आई थिंक ये तो टोटल गवर्नेंस फेलियर है और ये मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट एक्सटर्नल अफेयर्स पे बहुत इकोनॉमी पे जोर दे रही है, बट दिस इज पार्ट ऑफ इकोनॉमी and you have to keep the people of Pakistan very very happy who repose confidence in you। इसलिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द ओनली देखें KPK पंजाब एंड इनके साथ बलोचिस्तान, ये इनकी गवर्नमेंट्स हैं, कम अज़ कम वहाँ के CM को बोलेंगे लोकल इशू है टीन एनवायरनमेंट में, आप प्राइस कंट्रोल करें। वाई आपकी सारी जगह प्राइस का फ़र्क है? अगर एक जगह चिकन 400 रुपये, दूसरा 300 रुपये, कहीं 350 रुपये, इट हैज़ टू बी यूनिफॉर्म। और लोगों को ये लाजमी रिलीफ दें। अगर आपने आज से 2 महीने पहले रिलीफ दी होती, प्राइस कंट्रोल की होती, तो आज PDM का बयानिया बहुत कमज़ोर हो गया होता। उनके पास सवाए प्राइम मिनिस्टर को और फौज के अलावा और कुछ ना रह जाता। लेकिन अभी आपने उनको मौका दिया हुआ है कि वो अभी चीज़ों पर भी खुल के आ रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर बहुत एहतियात करें, बी वेरी पर्टिकुलर। आप कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल को कंट्रोल करें। आई एम श्योर दिस कैन बी कंट्रोल्ड। जी फैसल हुसैन साहब, पहले तो मैं ब्रिगेडियर साहब से दरख्वास्त करूंगा, ये आमिर साहब रोजाना 6 महीने की बात करते हैं, इनको आप 2.5 साल की मुद्दत ले लें ब्रिगेडियर साहब, तौसी करवा लें अपनी मुद्दत में ना, 6 महीने में मसाइल हल नहीं होंगे।
अच्छा, दूसरी मैं ये महंगाई की जो बात कर रहा था, देखिए महंगाई का इशू सारे महंगाई जो सब्जेक्ट वाइज है, बास महंगाई का ताल्लुक जो है वफाक से, बास का ताल्लुक जो है वो सूबे से। बेसिकली हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से महंगाई हो रही है। जब तक इस मुल्क के अंदर एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम नहीं आएगा, उस बल्दियाती निज़ाम को जो है वो आइनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा और काउंसलर के इदारे को जो है वो ताकतवर नहीं बनाया जाएगा, महंगाई का मसला जो है वो कभी भी हल नहीं हो सकता। अब मुर्गी की कीमतों में अगर इजाफा हो गया तो इसमें ज़ाहिर वफाक की हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, ये सूबे का फंक्शन है। अब हमें गौर करना पड़ेगा मुर्गी की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ, उसकी जो है फीड बढ़ गई। अच्छा, फीड में जो उसकी अज़ाए तरकीबी है जिससे फीड तैयार होती है वो ज़्यादातर चीज़ें जो है इम्पोर्ट की जाती हैं, उसमें ड्यूटी का इशू है। तो इसमें हमें एक बल्दियाती निज़ाम इस मुल्क में जब तक नहीं आएगा, तमाम सियासी जमातें सर जोड़ के नहीं बैठेंगी, इस मसले को आप कभी भी हल नहीं कर सकते। जब वफाक सूबे पे डालता रहेगा, सूबा वफाक पे डालता रहेगा, आम आदमी महंगाई में जो है मरता रहेगा। जी इलियास साहब, देखिए जी, यहाँ हर चीज़ में प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे तखमीना लगाया जाता है कि गंदम की कितनी पैदावार होगी, कितनी खपत होगी, कितनी ज़रूरत है, इस तरह से शुगर की, इसको सबको बिल्कुल इनको करना चाहिए। अभी गवर्नमेंट की जानिब से लास्ट टाइम बातचीत हो रही थी तो बता रहे थे कि जी हमें तखमीना अदारे गलत देते हैं। जब अदारे तखमीना गलत देते हैं, इनको पता है कि हर साल आबादी में इजाफा होता है, हर साल डिमांड में इजाफा होता है, उसके मुताबिक अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। तो जब प्लानिंग का फुकदान है तो कर नहीं सकते, डिमांड एंड सप्लाई को बराबर नहीं रख सकते, तो इस तरह जो चीज़ें हैं, देखिए हमारी अपने मुल्क में पहले पैदावार होती थी चीनी की, गंदम की और दालों की, लेकिन अब हम इंपोर्ट करते हैं। तो जब इंपोर्ट नहीं किया आपने, हर चीज़ की डिमांड एंड सप्लाई का गैप आ गया, तो फिर आप मार्केट में मनमानी करते हैं। ना ही इनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि जो चीज़ों के प्राइसेस का कंट्रोल कर सकें। तो ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेलियर है कि चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो लोग इस पर, मुल्क भर में देख लें आप, हर जगह कीमत मुख्तलिफ है। आज भी देखें दूध की कीमत बढ़ गई, चीनी की कीमत बढ़ गई, दालों की कीमतें बढ़ रही हैं। तो इस तरह ही देख लें, मुर्गी तो एक अलग चीज़ है जो सबको नज़र आ रही, बाकी भी सब चीज़ों की कीमत ठीक है। बिल्कुल जी, आपकी बात दुरुस्त। गवर्नमेंट का अब ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। गवर्नमेंट का फेलियर तो है ही है कि वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब वक्त नहीं रहा कि गवर्नमेंट बातों के जरिए आवाम को या लोगों को बहला सके। हकीकतन महंगाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ कोरोना की बात कर लेते हैं। कोरोना वबा एक बार फिर अचानक तेज़ हो गई है। मुस्बत केसेस और शरह अमवात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से पंजाब के कई इलाकों में दोबारा लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना वबा के बायस लाहौर और इस्लामाबाद के तालीमी इदारों को बंद करने का सिलसिला भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना की तीसरी लहर का खदशा जाहिर कर दिया गया है। इसी पेश नज़र हमारा ये सवाल है, आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। ये कोरोना वबा में फिर शिद्दत आ गई है, क्या गवर्नमेंट को पाबंदियों में नरमी का फैसला वापस लेना चाहिए? देखें जी, एक तो जाहिर है कि SOPs पर अमल ही इसका हल है, क्योंकि वबा तो फैलती जा रही है। वैक्सीन थोड़ी है हमारे पास, आएगी, लगेगी, फिर देखेंगे जी। असल इशू यही है कि हमें सबको फासले बरकरार रखने चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, डिस्टेंस करना चाहिए, और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी करे कि जहाँ इस्लामाबाद खुद शहर में डबल हो गए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम SOPs पे अमल करें। चलें, 30 सेकंड्स होंगे तमाम एक्सपर्ट्स के पास। जी शकील अंजुम साहब। देखिए, तो कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमत क्या इकदाम कर सकती है? दो चीज़ें हैं, या SOP पर सख्ती से अमल दरामद कराए या फिर वैक्सीन का आना तो मुमकिन नहीं है। कोई अतिया देगा मुल्क तो फिर शायद आ जाए और लग भी जाए, और जो आई है हुकूमत उसको भी प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर सकी है, वो भी सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, और उसको स्टोर करने की भी प्रॉपर हुकूमत के पास चीज़ें नहीं है। जी ब्रिगेडियर साहब, देखें, इसमें गवर्नमेंट को चाहिए था जो उन्होंने ये एक ओपन कर दिया था सबको काफ़ी ज़्यादा, लेकिन साथ मैस मीडिया कंट्रोल कंटिन्यू रखते कि अगर आप सोशल डिस्टेंस नहीं करेंगे, प्रिकॉशन नहीं लेंगे, फिर दोबारा ये आ गया तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी। इसलिए अगर ये साथ कंटिन्यू करते तो आज ये सिचुएशन ना होती। जी फैसल हुसैन साहब, मैं आपको, अब मेरी बात को आप संजीदगी से लीजिएगा। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाएंगे। कराची में और सिंध में जो कोरोना के आइसोलेशन सेंटर बने थे, उनको आज ऑफिशियली जो है वो बंद करने का जो है वो ऐलान कर दिया गया। तो अब कैसे मान लें भाई, कोरोना की शरह जो है बढ़ती चली जा रही है। यहाँ तो सिंध हुकूमत ने, महकमा इतने कहा है कि आइसोलेशन सेंटर में कोई मरीज ही नहीं है, कोई मरीज ही नहीं आ रहा। अब कोरोना को अगर बोलदार साहब से नाराज है और पंजाब से बाहर नहीं जा रहा, तो इसका तो शायद कोई इलाज नहीं है। कोरोना की भी सरहदें होने लगी, ये भी बड़ी अनोखी बात है। जी इलियास साहब, देखिए, कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो फैसल भाई से मुख्तलिफ इधर बढ़ रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ें खुल गई हैं। आप देखें, बाहर का
जश्न बहरा मनाया जा रहा है और हर जगह मार्केटिंग खुल गई, स्कूल्स खुल गए, तो जब पॉपुलेशन में जो फासले कम हुए हैं तो अभी उसकी वजह से रिजल्ट आ रहे हैं कि पॉजिटिव रेशो ज़्यादा बढ़ गई है। और लोगों ने एहतियात छोड़ दिया ना, लोगों ने एहतियात बिल्कुल छोड़ दिया, SOPs को फॉलो ही नहीं। कारोबार तो बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ जगहों पे जहाँ बहुत ज्यादा, जैसे स्कूल्स में मैं सुन रहा हूँ फैल रहा है। आपका वक्त खत्म हुआ चाहता है, एक्सपर्ट्स का वक्त खत्म हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।